हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी एंड चॉइस। इसका हिंदी होगा आर्थिक समस्या। दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या। तो आज के टॉपिक में हम आर्थिक समस्या जो कि दुर्लभता और चुनाव की समस्या से संबंधित है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स विषय है इसमें हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दुर्लभता और चुनाव की समस्या पे आएंगे। तो जैसे बात की जाए कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान या नॉलेज, ज्ञान या जो नॉलेज है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो किसी न किसी शाखा से मिलता है। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। जैसे केमिस्ट्री हो गया, जैसे बायोलॉजी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान की एक शाखा इकोनॉमिक्स भी है। अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा और तत्व हैं उनके गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ऊर्जा एवं तत्वों के गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वहीं अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम तत्वों की संरचना किस प्रकार से हुई है इसकी बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, तत्वों की संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे पानी है तो पानी में 2 यूनिट हाइड्रोजन है और 1 यूनिट ऑक्सीजन H2O मिलकर पानी बनाता है। वहीं बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम यह बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसका किस प्रकार से विकास हुआ है। अब इस जीवन में हम 2 बातें करते हैं। एक तो पेड़ पौधों के जीवन के बारे में जिसका अध्ययन हम लोग बॉटनी के अंदर करते हैं, और दूसरा जीव जंतुओं का विकास के बारे में, तो जिसका अध्ययन हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की जाए तो एक राज्य क्या होता है, एक राज्य के उद्देश्य क्या होते हैं, उसमें रहने वाले लोगों के अधिकार क्या हैं, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। वहीं अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसकी कोई एक डेफिनेट परिभाषा नहीं दी जा सकती है, निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, या इसमें जो विषय वस्तु है उसको हम बहुत आसानी से नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गरीबी के बारे में। गरीबी क्या होती है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी। गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के जान सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन क्या होता है। तो किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, यानी हम विश्व, जैसे भारत है, भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होगा। यह आर्थिक संबंध हमारे लिए लाभकारी है, हानिकारक है, यानी हम कुछ चीजें विदेशों को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां से कुछ चीजें भारत में मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इसमें क्या किसी देश को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, या चीजें संतुलन में, इस बात का अध्ययन हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत करते हैं।
वहीं इकोनॉमिक्स पढ़ के हमें ग्रोथ के बारे में पता चलता है। ग्रोथ मतलब समृद्धि। कोई देश जैसे विकासशील है तो वो किस प्रकार से ग्रो कर सकता है, विकास कर सकता है, और कोई देश अगर विकसित है तो वो अपने ग्रोथ को कैसे मेंटेन रख सकता है, बनाए रख सकता है। इन बातों का अध्ययन भी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बेरोजगारी भी बोलते हैं। बेरोजगारी क्या होती है इसका पता भी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के चलेगा। इसका परिणाम अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, सामान्य जनजीवन पे क्या पड़ेगा, इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके उपायों के बारे में भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने पे हमें इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इन्फ्लेशन जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं और आसान भाषा में इसको हम लोग महंगाई कहते हैं। तो इस महंगाई का कारण क्या है, इसका विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन बातों का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है ये 1776 से लेकर अब तक इसने बहुत विकास किया है। इस विषय ने जितना विकास किया है उतना शायद किसी अन्य विषय ने विकास किया हो। तो जिसके कारण से हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट मैटर है उसका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर से देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है, इसने 1776 से लेकर अब तक बहुत ज्यादा विकास किया हुआ है या इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए तो इसका सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसका ठीक से कुछ पता नहीं चलता या एक बहुत ही कंट्रोवर्सी का विषय रहा है, बहुत ही विवाद का विषय रहा है। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही विवाद का विषय रहा है क्योंकि इसने 1776 से लेकर अब तक बहुत ज्यादा प्रगति की है। तो जो विषय पहले चलते थे उसमें परिवर्तन हो गया, बहुत सी चीजें नई आ गई हैं। ठीक है, तो 1776 में जब एडम स्मिथ आए थे तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड प्रोजेक्ट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो वहां से लेकर जो लेटेस्ट अर्थशास्त्री इसको हम लोग सैमुअलसन तक मान सकते हैं। तो इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में अर्थशास्त्र ने बहुत तरक्की कर ली है और इसके विषय वस्तु में भी काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे जे एन कीन्स इनका कहना है कि अर्थशास्त्र ने अपने आप को परिभाषाओं में जकड़ रखा है, जबकि इसे किसी परिभाषा में जगह नहीं जा सकता है। ये परिभाषाओं को तोड़कर, अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। एफ ज्यूथेन इकोनॉमिस्ट है, इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज अनफिनिश्ड साइंस। इकोनॉमिक्स इज अनफिनिश्ड साइंस। जो अर्थशास्त्र है वह पूरी तरीके से भी तैयार नहीं हुआ या तैयार नहीं हो पाया है, इसमें अभी तक डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ये अनफिनिश्ड है। इस प्रकार से इसके जो विषय है काफी कंट्रोवर्सी का विषय वस्तु इसका रहा है। यही कारण है कि इसकी हम कोई उचित, पर्याप्त और संतोषजनक परिभाषा नहीं दे पाते हैं। तो क्या इसके विषय वस्तु में कंट्रोवर्सी होने के कारण हम इसका अध्ययन करना छोड़ दें या इसको हम कैसे पढ़ें? तो भाई ऐसा नहीं है।
तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि अर्थशास्त्री किन बातों का अध्ययन करते हैं हम भी उन्हीं का करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम जो अर्थशास्त्री इन बातों से संबंध रखते हैं, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम with which economists are concerned। यानी जिन समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्री करते हैं हम भी उन्हीं समस्याओं का अध्ययन इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो देखिए जो इकोनॉमिक्स में समस्या है वो मेन समस्या क्या है, वो मुख्य समस्या आपकी है हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। आवश्यकताएं असीमित है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन हैं जिसको हम लोग रिसोर्सेस बोलते हैं, ये रिसोर्सेस हमारे कैसे हैं, स्केयर है। स्केयर मतलब दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। तो अर्थशास्त्रियों की समस्या क्या है कि किस प्रकार से हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इन दुर्लभ संसाधनों की सहायता से कर सकते हैं। अर्थशास्त्री बेसिकली इसी समस्या से हमारे कंसर्न रखते हैं, संबंधित होते हैं। तो जैसे चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई समाज हो, दोनों के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं और जो संसाधन होते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। जैसे हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, लेकिन इनको प्राप्त करने वाले जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो हम अपनी पूरी आवश्यकताएं चाहे व्यक्ति के रूप में चाहे समाज के रूप में पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को चुनना पड़ता है जिसको हम दुर्लभ संसाधनों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की मेन किस बात से संबंधित रहते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन हैं वो सीमित है। इसलिए हमें चुनना पड़ता है कि हम किन संसाधनों का प्रयोग करके किन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जैसे अगर हमारे पास 300 रुपए हैं तो इस 300 रुपए का हम एक मूवी देख सकते हैं या इसके बदले में कोई एक किताब खरीद सकते हैं। दोनों काम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है और आवश्यकताएं बहुत सारे हैं। जब हमने किसी एक आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया तो बाकी आवश्यकताओं को हमें क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। हमने किसी एक आवश्यकता को चुना पूरा करने के लिए, जैसे हमने चुना कि हमें मूवी देखना है तो हम किताब नहीं खरीद पाएंगे। ये हमारी हो गई चुनाव की समस्या। तो इकोनॉमिक्स को कभी कभी कहा जाता है कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस अर्थशास्त्र दुर्लभता एवं चुनाव का विज्ञान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और चॉइस की या अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की समस्या है, इसको हम लोग अब फिर से पढ़ेंगे।
द प्रॉब्लम ऑफ scarcity and choice। स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता, किसकी दुर्लभता? संसाधनों की। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की सीमितता एवं चुनाव की समस्या। दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या। तो अगर हम बात करें जो हमारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स। असीमित आवश्यकता। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है, इसको हमने देखा हुआ था। साथ ही साथ इनको जो पाने वाले साधन है, जो संसाधन है कैसे हैं? स्केयर है, स्केयर रिसोर्सेस हैं। अब हम इन्हीं संसाधनों के बारे में और इन आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो देखिए, हम में से जितने भी लोग हैं, हमारी आवश्यकता क्या होती है? मुख्य रूप से हमें क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। गुड्स मतलब वस्तुएं चाहिए, साथ ही साथ हमको सेवाएं चाहिए। हमारी आवश्यकताएं किन बातों की होती है? हमें अच्छा कपड़ा चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमें बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए। तो कुल मिला के हमें क्या जरूरत है? वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट या उत्पादन बोलते हैं। हमारी आवश्यकता किसकी है? उत्पादन की आवश्यकताएं हैं, और असीमित मात्रा में हमको उत्पादन चाहिए। और ये जो उत्पादन होता है या गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यह किसी विकसित देश के लिए अलग हो सकते हैं और विकासशील देश के लिए अलग हो सकते हैं। विकसित देश की समस्याएं या आवश्यकताएं अलग होती हैं और विकासशील देश की आवश्यकताएं अलग होती हैं। ठीक है, तो ये जो आउटपुट हमारा है, इसको हम ब्रॉडली 4 भागों में बांट सकते हैं, या जो उत्पादन है इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता वस्तु। दूसरा आपका हो सकता है कंज्यूमर सर्विसेज, इसको हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता सेवाएं। फिर हमारा हो सकता है चौथा आउटपुट कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु। फिर फोर्थ टाइप हमारा है रॉ मटेरियल्स, इसको हम लोग कच्चा सामान या कच्चा माल कहते हैं अर्थशास्त्र में, रॉ मटेरियल। तो जो आउटपुट है वो 4 भागों में बता आपका। एक क्या हो गया आपका? कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं आपकी 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक होगी ड्यूरेबल्स, दूसरा होगा नॉन ड्यूरेबल्स।
ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ वस्तुएं जिसको आपने एक बार खरीद लिया ये सालों साल चल रही है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, टिकाऊ वस्तु हो गई। वही दूसरा होता है नॉन टिकाऊ, सॉरी गैर टिकाऊ वस्तु है, नॉन ड्यूरेबल। नॉन टिकाऊ वस्तु में क्या हो गया आपका, दूध हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब हमारे क्या हो गई, नॉन ड्यूरेबल वस्तु हो गई। तो जो कंज्यूमर गुड्स है आपका, गुड्स मतलब जिसको आप छू सकें, जिसको आप छू सकें, टेंजिबल होती है जो, और ये जो टेंजिबल गुड्स हैं मतलब आप जिसको छू सकते हैं वो दो भागों में बढ़ सकती हैं, ड्यूरेबल टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। दूसरा जो उत्पाद का कैटेगरी हो सकता है वो क्या हो सकता है, उपभोक्ता सेवाएं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ये नॉन टेंजिबल होती हैं। जैसे क्या हो गया, टीचर की सर्विसेज हो गई, टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो सर्विस दे रहा है, वकील की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, तो ये सब क्या हो गया हमारे पास सर्विसेज हो गई। तीसरा आपका पास है कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। चौथे कैटेगरी में आता है रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, जिसकी सहायता से हम लोग चीजें बनाते हैं, जैसे पेन बनाना हो गया तो प्लास्टिक, इंक, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे आवश्यकताएं हैं वो क्या हो गई, हमें गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। और ये आउटपुट हमारा चार भागों में, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स के बीच में बटा होता है। अब अगर हम लोग बात करें संसाधनों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे स्केयर रिसोर्सेज जो हैं, एक मिनट, स्केयर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिक्स में चार प्रकार के हो सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जिनकी सहायता से हम उत्पादन करते हैं या उत्पत्ति के संसाधन इसको हम कह सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के संसाधन। तो ये जो उत्पत्ति के संसाधन है इसको हम बेसिकली चार भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपका पहला संसाधन जिसका नाम है लैंड, लैंड को हिंदी में बोलते हैं भूमि। दूसरा हो गया आपका लेबर, लेबर को हम बोलते हैं श्रमिक, मजदूर या श्रम। तीसरा हो गया आपका कैपिटल, जिसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। चौथा हमारा हो जाएगा एंटरप्रेन्योर, या उद्यमी। तो ये जो उत्पत्ति के साधन है मुख्य रूप से चार होते हैं, यानी हमारा जो संसाधन है वो मुख्य रूप से हमने इकोनॉमिक्स में सुविधा के लिए चार भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि के बारे में। तो भूमि का मतलब सिर्फ भूमि से नहीं है, बल्कि उन संसाधनों से है जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क मिले हैं और जिनकी सहायता से हम उत्पादन कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा मिला हुआ निःशुल्क उपहार जिसकी सहायता से हम उत्पादन कर सकते हैं वो भूमि के अंतर्गत आता है। जैसे आपका क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया,
एयर हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गए, भूमि हो गया। तो ये सब क्या है, प्रकृति ने हमें फ्री में दिए हुए हैं और इसकी सहायता से हम अन्य वस्तुएं बना सकते हैं। जब हम भूमि को किसी से लेंगे, मान लेते हैं मतलब भूमि का तत्व नहीं है, किसी से हमने लिया तो उसके बदले में कुछ हम उसको देना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में आप कुछ भी किसी से लेंगे तो उसके बदले में उसको पे करना पड़ेगा। जब आप भूमि लेंगे तो इसके बदले में भूमि के मालिक को उसे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में लगान बोलते हैं। वहीं दूसरा हमारा उत्पत्ति का साधन है श्रम। श्रम किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से उपलब्ध कराए गए घंटे के आधार पर हम लोग श्रम की गणना करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यता के द्वारा कितने घंटे काम करके किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अब ये जो मजदूर है या श्रमिक है, इसको इसके बदले में क्या मिलेगा, तो इसके बदले में इसको मिलेगा वेज या मजदूरी। अब ये जो मजदूरी है यह किस बात पे डिपेंड करेगी कि मजदूर का स्किल कैसा है, कौशल कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है। ठीक है, इन सभी बातों पे ये मजदूरी निर्भर करेगी। अगर मजदूर का कौशल ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है तो उसको रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा, मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। और अगर वो नया नया है, चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं जानता है तो उसको कम रिवार्ड मिलेगा। तीसरा उत्पत्ति का संसाधन हमारा है कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी। तो पूंजी में हम उन वस्तुओं को लेते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं और जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। तो भूमि और पूंजी के अंतर्गत क्या अंतर है कि भूमि के अंतर्गत हम ऐसे साधनों को लेते हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क रूप में दिए हैं, वहीं पूंजी के अंतर्गत हम उन साधनों को लेते हैं जिसको मनुष्य ने बनाया हुआ है और जिनकी सहायता से उत्पादन होता है। जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आधारभूत संरचना हो गया, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, ये सब क्या आते हैं, पूंजी के अंतर्गत आते हैं। और जब आपने पूंजी किसी से लिया है तो इसके बदले में आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ेगा। चौथा हमारा एलिमेंट उत्पत्ति का संसाधन है, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। ये जो उद्यमी है ये क्या करता है, उद्यमी को हम साहसी बोलते हैं। तो उद्यमी उत्पत्ति के अन्य संसाधनों को मिलाता है और मिलाकर उत्पादन करता है। जब उत्पादन करता है तो सबसे पहले वह भूमि, श्रम और पूंजी का भुगतान करता है। उसके बाद जो उसको बचता है वो अपने पास रखता है। तो इसको दो चीजें हो सकती हैं, या तो लॉस हो सकता है, इसने कुछ बनाया, इसको नुकसान हो गया, हानि हो गई, या फिर प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो गया। तो हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज थे वो 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? स्केयर रिसोर्सेज को हमने क्या कह दिया, उत्पत्ति के संसाधन में कह दिया। ये इकोनॉमिक्स में आपको बार बार देखने को मिलेगा और आप याद कर लीजिए। 4 उत्पत्ति के संसाधन हमारे हैं। भूमि, भूमि को जब आपने उत्पादन में लगाया तो भूमि के बदले में आपको रेंट देना पड़ेगा। लेबर, लेबर मतलब श्रम, श्रम को जब आप काम में लगाएं तो इसके बदले में आपको मजदूरी देना पड़ेगा। तीसरा हमारा उत्पत्ति का संसाधन है पूंजी। जब आप पूंजी का प्रयोग करेंगे तो पूंजी के बदले आपको ब्याज देना पड़ेगा। वहीं अगला है आपका एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। उद्यमी क्या करता है, उत्पत्ति के संसाधनों को मिला के उत्पादन प्रक्रिया करता है और इसके बदले में उसको लाभ और हानि दोनों हो सकती है। तो देखिए अभी तक हमने क्या कहा कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ
स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइस, यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। एक मिनट, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और इनको पूरा करने के जो संसाधन है वो क्या है, स्केयर रिसोर्सेज हैं। क्या हुआ, जो आवश्यकताएं हमारी हैं वो अधिक हैं और संसाधन हमारे कम हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो हमारी जो मुख्य समस्या क्या हो गई, वो चुनाव की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनाव की समस्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एक नंबर में कि आर्थिक समस्या क्या है, तो आप बोलेंगे चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। चुनाव इलेक्शन वाला यहाँ नहीं होता है, यहाँ हमें जो हमारे संसाधन होते हैं और हमारे जो आवश्यकताएं होते हैं उनको चुनने से होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो देखिए हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, संसाधन सीमित है, इस कारण से हमें चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये जो आर्थिक समस्या आप देख रहे हैं, इसमें हमें क्या चुनना पड़ता है कि हमारे जो आवश्यकताएं, जैसे मान लेते हैं X1, X2, ये सब हमारी क्या है, आवश्यकताएं। जैसे हम हैं एक व्यक्ति के रूप में, हमें कपड़े की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, इसी प्रकार से हमें n नंबर ऑफ थिंग्स की आवश्यकता है। मतलब हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं वो क्या है, सीमित है। तो हम अपने संसाधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, हम कुछ आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा। यही हमारी क्या है, चुनाव की समस्या है। और इसी प्रकार से जो संसाधन होते हैं वो भी सीमित होते हैं। तो अगर हम इन संसाधनों को किसी काम में लगा रहे हैं, जैसे हमारे पास खेत है, तो या तो हम इसमें बिल्डिंग बना दें, बिल्डिंग बना के इसको किराया दे दें, या तो उसका खेती कर दें, दोनों काम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास भूमि क्या है, सीमित मात्रा में है। तो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है लॉर्ड रॉबिन्स, लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। एक बार फिर से सुनते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित संसाधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनंत है, और हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो और इन संसाधनों का प्रयोग भी हम बहुत जगहों पे कर सकते हैं, और इसी का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसमें बात करेंगे हम लोग बेसिक क्वेश्चन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक क्वेश्चन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या या अर्थशास्त्र का आधारभूत प्रश्न क्या है। तो हमने देखा कि जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं असीमित है, जिसके कारण हमारे पास आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है।
और इसी आर्थिक समस्या को हम लोग अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, केंद्रीय समस्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 बातों का अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादित किया जाए, या उत्पादन किसका हो। दूसरा बात है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादित किया जाए, तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादित किया जाए। या उत्पत्ति के संसाधनों का वितरण कैसे हो, जो उत्पादन हो गया है उसका वितरण कैसे हो। एक और बात होती है जिसमें हम लोग यह बात करते हैं कि व्हाट प्रोविजंस बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के लिए क्या प्रावधान किए जाए। तो ये जो 4 प्रॉब्लम है, यही इकोनॉमी के 4 बेसिक हमारे समस्याएं हैं और इन्हीं का अध्ययन हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दी प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। पहली समस्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादित किया जाए। तो देखिए हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, हम जानते हैं पहले से ही प्रचलन, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं। तो हम इन संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारा जो संतुष्ट, हमारे देश का जो कल्याण है या हमारा खुद का कल्याण है वह अधिकतम हो। तो हमारे पास प्रश्न आता है कि हम किन चीजों का उत्पादन किया जाए। सभी चीजें तो उत्पादित नहीं की जा सकती। तो जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। पहला बात, वार गुड्स बनाई जाए और सिविलियन गुड्स बनाए जाए। वार गुड्स का मतलब युद्ध का सामान बनाया जाए, युद्ध के सामान बनाया जाए जैसे बम, बारूद, ये सब बनाया जाए, या जो नागरिकों के लिए जरूरी है नागरिक वस्तुएं बनाई जाए जैसे सड़क, स्वास्थ्य, रोड, इसको बनाया जाए, शिक्षा, इन सब चीजों से के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो बनाई जाए, या फिर युद्ध के सामान बनाए जाए। मतलब एक देश जो विकास करना चाहता है उसे इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि क्या उत्पादित किया जाए, अपने संसाधनों को जो कि सीमित हैं किस प्रयोग में लगाया जाए। क्या सभी की सभी चीजें युद्ध के सामान बनाने में लगा दिया जाए, या फिर हम नागरिक वस्तुएं बनाएं। युद्ध के सामान भी जरूरी है और नागरिक वस्तुएं भी जरूरी है। अगर हम केवल नागरिक वस्तुएं बनाएंगे तो विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हम उनसे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। अगर हम केवल युद्ध के सामान बनाएंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा।
तो हमें एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में वॉर गुड्स बनाया जाए और कितनी मात्रा में सिविलियन गुड्स बनाया जाए। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी समाज के लिए ये समस्याएं आती हैं, वॉर गुड्स या सिविलियन गुड्स। दूसरा बात क्या समस्या आ सकता है कि नेसेसरी गुड्स बनाया जाए। ये जो संसाधन है इनकी सहायता से आवश्यक वस्तुएं बनाई जाए या फिर लग्जरीज बनाया जाए। लग्जरी मतलब विलासिता की वस्तुएं बनाई जाए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किया जाए या महंगे महंगे फ्लैट बनाए जाए, एसी, फ्रिज, ओवन, इन सभी चीजों को बनाया जाए, बहुत अच्छे मॉल्स बनाए जाए। तो अपने संसाधनों से अगर केवल लग्जरी गुड्स बनाया जाएगा तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, और आवश्यक वस्तुओं को बनाया जाएगा केवल तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। मतलब एक सोसाइटी को ये चूज करना पड़ेगा कि वो नेसेसरी आवश्यक वस्तुओं को बनाए या विलासिता से संबंधित वस्तुओं को बनाए। ये समस्या उसके सामने आएंगी। तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें, कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए जाए या कैपिटल गुड्स बनाए जाए। कंज्यूमर गुड्स मतलब उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाए या पूंजीगत वस्तुएं बनाई जाए। उपभोक्ता वस्तुएं हमारे वर्तमान समय के लिए जरूरी होती हैं। हमारे पास जो संसाधन है हमने पूरा का पूरा संसाधन क्या कर दिया, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दिया। या फिर कैपिटल गुड्स जिसमें हमारे पास मशीन्स आ गए, बिल्डिंग्स आ गई, यानी जिसकी सहायता से हम भविष्य में भी और उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हमें चुनना पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन किया जाए या कैपिटल गुड्स का उत्पादन किया जाए। एक बहुत फेमस जो है कहावत है कि गन्स प्रोड्यूस किया जाए या फिर बटर बनाया जाए, युद्ध के सामान बनाया जाए या फिर रोटी की व्यवस्था की जाए। तो हमें इन चीजों में क्या करना पड़ता है, ये जो प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं इन प्रश्नों में से हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है, हमें एक चॉइस करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें किस मात्रा में ये वस्तु बनानी चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी चीजें बनेंगी। तो ये डिसाइड करने के लिए दो बातें हो सकती हैं। इसका उपाय, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये जो प्रश्न आ रहे हैं कि वॉर गुड्स बनाई जाए या सिविलियन गुड्स बनाई जाए, नेसेसरी गुड्स बनाई जाए या लग्जरीज बनाई जाए, कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए या कैपिटल गुड्स बनाया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट के हवाले छोड़ दिया जाए, अर्थव्यवस्था को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए। जिन वस्तुओं की मांग होगी उसी आधार पे उन वस्तुओं की पूर्ति हो जाएगी और अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। या फिर इसका रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा हो, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसका नियंत्रण हो। जैसे अगर हम मार्केट के हवाले छोड़ दें कि मार्केट भी तय करेगा, तो कुछ लोग हमारे देश में बहुत गरीब हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा, कपड़ा नहीं मिल पाएगा, या हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, विलासिता की वस्तुएं बनाने में लग जाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। और सड़क बनाना, पुल बनाना, इन सभी कामों में कोई भी प्रोड्यूसर काम करना नहीं चाहेगा। तो दोनों, एक सोल्यूशन क्या था आपका कि मार्केट को छोड़ दिया जाए, और दूसरा क्या है कि सरकार के द्वारा इसका नियंत्रण रखा जाए कि किन चीजों का उत्पादन होगा और किन चीजों का उत्पादन नहीं होगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। उसके अंतर्गत हमें ये सारे प्रश्न आ रहे थे और इसका सलूशन क्या था हमने ये भी देखा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम का। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन कैसे किया जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्पादन की तकनीक है वो क्या होगी, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस ऑफ टेक्निक। इसका हिंदी क्या होगा, क्या प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए या उत्पादन की तकनीक का चुनाव कैसा होगा। तो ये जो टेक्निक का प्रोडक्शन आप देख रहे हैं या उत्पादन की तकनीक जो आप देख रहे हैं, उत्पादन की तकनीक, ये हमारे पास दो प्रकार हो सकती है। एक हो सकता है लेबर इंसेंटिव, लेबर इंटेंसिव, और दूसरा क्या हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव। श्रम गहन तकनीक, और दूसरा क्या होगा पूंजी गहन तकनीक। यानी जो हमने उत्पादन करने का निर्णय ले लिया, ऊपर जो प्रश्न हमने देखा था कि क्या उत्पादित किया जाए, वो प्रश्न हमने ले लिया कि सिविल गुड्स का प्रोडक्शन होगा कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में वार गुड्स का प्रोडक्शन होगा। और ये जो प्रोडक्शन होगा इसके लिए तकनीक कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, क्या लेबर इंटेंसिव तकनीक, श्रम गहन तकनीक इस्तेमाल करेंगे या पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। श्रम गहन तकनीक का मतलब होता है कि ऐसी तकनीक जिसमें लेबर क्या हो, ज्यादा लगा हो, और पूंजी क्या हो, कम हो। यानी श्रम की मात्रा अधिक है और पूंजी की मात्रा हमारी कम है। वहीं पूंजी गहन तकनीक में क्या होता है कि पूंजी की अधिक मात्रा लगी होती है और श्रम की कम मात्रा लगी होती है। एल से लेबर और के से कैपिटल को हम दिखा रहे हैं। लेबर मतलब श्रम, के से कैपिटल मतलब पूंजी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या क्या आसानी से मिल जा रहा है। हमारे देश में या किसी पर्टिकुलर देश में श्रम आसानी से मिल जा रहा है या पूंजी आसानी से मिल जा रहा है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में श्रम उपलब्ध है, पूंजी की कमी है। तो भारत में जो तकनीक होनी चाहिए उत्पादन की, ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिसमें श्रम का प्रयोग अधिक होता हो, पूंजी का तकनीक प्रयोग कम होता है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है, पूंजी ज्यादा है, श्रम कम है। या जापान की बात करें तो वहां क्या है, आपका श्रमिकों की संख्या कम है और पूंजी की संख्या ज्यादा है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, एक गड्ढा खनाना है, तो एक गड्ढा खनाना है तो इस गड्ढे को हम लेबर के माध्यम से भी खनवा सकते हैं या फिर जेसीबी का प्रयोग करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हमने लेबर का इस्तेमाल किया तो हम उस तकनीक को बोलेंगे लेबर इंटेंसिव या श्रम गहन तकनीक। वहीं अगर हमने जेसीबी ला दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे पूंजी गहन तकनीक। तो ये सोसाइटी को चूज करना पड़ेगा कि जो उत्पादन की तकनीक है वो कौन सी सही पड़ेगी और कौन सी अर्थव्यवस्था के लिए कुशल तकनीक रहेगी, यानी जिसमें लागत भी हमारी कम लगेगी। तीसरा बात आता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर एक मिनट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादित किया जाए, या जो उत्पत्ति के संसाधन है उनका वितरण कैसे हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट। संसाधनों का वितरण किस प्रकार से हो। मतलब अगर कोई वस्तु बना या उत्पादन हुआ तो इस उत्पादन में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये कैसे तय किया जाएगा। तो जैसे जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब उत्पादन होगा, इसका इस उत्पादन का वितरण किस प्रकार से होगा।
इन संसाधनों का वितरण कैसे होगा, इस समस्या का अध्ययन हम किसमें करेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये किस पे निर्भर करेगा संसाधनों का वितरण, तो यह देश में आय का वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, आय का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये जो आय का वितरण होता है वह मुख्य रूप से हमारा जो उत्पत्ति के संसाधन होते हैं उन्हीं में वितरण होता है। तो उत्पत्ति के जो संसाधन होते हैं वो कौन कौन से थे हमारे, एक तो लैंड था, दूसरा लेबर था, तीसरा हमारा कैपिटल था, चौथा हमारा एंटरप्रेन्योर था। तो लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा या लगान मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, वेज मिलेगा, वेज या मजदूरी मिलेगी, कैपिटल को क्या मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ये जो रेंट है, रेंट को क्या बोला हमने, लगान, ये लगान है, इंटरेस्ट है और ये जो प्रॉफिट है, ये क्या है, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी उससे इनकम को बोलते हैं। जैसे हमारे पास जमीन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, हमने इसको किसी को अधिया पे दे दिया तो हमें लगान मिल रहा है, पूंजी है तो हमने ब्याज पर दे दिया, और उद्यमी है हमने मतलब संपत्ति को लगाया, काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से आय हो गई। और ये क्या है आपका, इसमें क्या लेबर क्या कर रहा है, ये जो लेबर है ये क्या कर रहा है, अपनी सेवाओं को बेच करके वह मजदूरी प्राप्त कर रहा है। तो ये मजदूरी किस पे डिपेंड करती है, तो इसका एजुकेशन का लेवल कैसा है, कौशल कैसा है, बार्गेनिंग पावर कैसी है इसकी, मतलब तोल मोल कैसे हो रहा है, मोल भाव किस प्रकार से हो रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। और लेबर का अनुभव कैसा है, इन बातों पर भी निर्भर करता है। तो जो उत्पत्ति के संसाधनों का वितरण कैसा होगा, अगर आय जिसके पास अधिक है उसके पास उत्पादन में अधिक हिस्सा मिलेगा, और जिसकी आय कम होगी उसका क्या होगा, उत्पादन में हिस्सा कम मिलेगा। तो जो ये आय का वितरण है यह एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है, न केवल इकोनॉमिक्स में बल्कि समाजशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा एक बर्निंग टॉपिक है, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि जो आय का वितरण होना चाहिए वो समान होना चाहिए, लोगों की योग्यता और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही आय का वितरण होना चाहिए। और कुछ लोगों का कार्ल मार्क्स के विपरीत भी मत था कि जो जितना काम करे उसको उतना वितरण मिला, उसको उस हिसाब से आय का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर होम प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए उत्पादित किया जाए या उत्पादन में हिस्सा किस प्रकार से बटेगा। तो ये उत्पत्ति के संसाधनों का, उत्पत्ति में जो संसाधन लगे हुए हैं उनकी रिवार्ड्स या उनके पुरस्कार पे निर्भर करेगा। और ये न केवल इकोनॉमिक्स का विषय है बल्कि पॉलिटिकल साइंस का भी एक बहुत ही मेजर इशू रहा है। चौथा हमारा आता है जिसका नाम है फोर्थ में हम बात करते हैं कि क्या प्रावधान किया जाए, व्हाट प्रोविजंस should be made for economic growth।
आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या प्रबंध किए जाएं। तो मतलब हमारा देश क्या है, एक विकासशील देश है। अगर हमको इस देश को विकसित बनाना है तो हमें अपने संसाधनों का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो संसाधन है वो कैसे हैं, स्केयर है, दुर्लभ है। तो अगर हमने इस संसाधनों का प्रयोग केवल क्या लगा दिया, वर्तमान आवश्यकताओं, करेंट कंजम्पशन में लगा दिया, वर्तमान की जो उपभोग वस्तुएं हैं केवल उसी में लगा दिया, तो हमारे संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ संसाधनों को करंट आवश्यकताओं में लगाना पड़ेगा और कुछ हमें बचा लेना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी। और बचत करके हम इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और कुछ पैसा हम कहाँ लगाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और विकास में लगाएंगे। कोई नई वस्तु या कोई नई तकनीक उत्पादन का किस प्रकार से हो, उधर भी हम पैसा खर्च करेंगे। जैसे कोई मशीन एक हमने बना दिया जिसकी सहायता से हम बहुत तेजी से उत्पादन कर पा रहे हैं, तो ये तभी संभव है जब हमने कुछ पैसा कहाँ रखा हो, सेव कर दिया हो, और सेव करके क्या किया हो, अपने वैज्ञानिकों को दे दिया हो जिससे वो लोग शोध करें। जैसे इस समय भारत ने क्या किया था, कुछ पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करके चंद्रयान मिशन किया और बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करके वैक्सीन बनाई। तो ये तभी संभव हुआ कि जब हमने संसाधनों को क्या करा था, बचत किया था। पूरे के पूरे संसाधन हमने वर्तमान यूज में नहीं लगा दिए। जैसे कि अगर हमने पूरा संसाधन लगा दिया होता केवल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, खाने पीने की चीज़ें बनाने में, रोड बनाने में, युद्ध के सामान बनाने में, तो हम वैक्सीन, चंद्रयान जैसी चीजें नहीं बना सकते। तो ये 4 चीजें हमने आज पढ़ी और इसी पे हम लोग के फिर अगले क्लास में देखते हैं।